हेलो एवरीवन, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की डेट है 12 अक्टूबर। आज का ये डेली करंट अफेयर है। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो पुराने बच्चे हैं वो लाइक शेयर कर दीजिएगा, जो नए हैं वो भी लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आइए आज डेली करंट अफेयर का जो पहला क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। देखिए, हाल ही में डॉक्टर पी वेणुगोपाल जी का निधन हो गया, मौत हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक, अब ये थे कौन जो इनके निधन के बारे में हम पढ़े? तो फ्रेंड्स, ये हृदय विशेषज्ञ थे। अब इनकी उपलब्धियों के बारे में जान लें तभी तो हमें पता चलेगा कि इनको पढ़ना ज़रूरी क्यों है। तो फ्रेंड्स, जो देश में पहला सफल हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, हृदय प्रत्यारोपण, वो इन्होंने ही किया था। कब? 1994 में। 1994 में पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल जी ने किया था। और ये कौन थे? तो ये फॉर्मर यानी पूर्व एम्स के डीजी थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्स थे। पूर्व यानी रिटायर हो चुके थे अब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आज की सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़, मतलब आज तो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं। देखिए, हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 जारी किया गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 जारी किया गया है। इसको जारी कौन करता है फ्रेंड्स? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प एनजीओ, ये दो संस्थाएं मिलके ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करती हैं। अब इनका उद्देश्य क्या होता है? जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स मतलब विश्व में कितने लोग भूखे हैं, कौन सा देश, मतलब इतने कौन से देश हैं जिनके पास खाने की अधिकता है, किसके पास खाने की कमी है, तो उस पर यह रिपोर्ट निकालती है। इसके मुताबिक भारत में जो हंगर, मतलब इन्होंने भारत को विश्व हंगर इंडेक्स में कौन सी रैंक दी है? तो 105। मतलब इंडिया की रैंक बहुत ही ख़राब इसमें बताई गई है। तो देखिए, इसमें इंडिया को इन्होंने रैंक 105 दी है, जो सबसे ख़राब रैंक है। मतलब सबसे क्या, एक अच्छी रैंक नहीं मानी जाती क्योंकि हम 100 से ऊपर हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये भी तो देखो कि हमारे पास आबादी कितनी है? 145 करोड़। 145 करोड़, फिर भी इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे पास 700 बिलियन से ऊपर का रिज़र्व आ चुका है। ठीक, अब जब आबादी इतनी ज़्यादा है तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं दुश्वारियाँ तो होंगी ही होंगी। इसीलिए एशिया में ही हम बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल जैसे देशों से पीछे हैं। ठीक, लेकिन इसमें ये सोचने की जगह कि हमारी रैंक बहुत ख़राब है, इसकी जगह हम ये सोचें कि हमारी रैंक इसलिए ख़राब है क्योंकि हम 145 करोड़ विश्व में पहले नंबर पे आ रहे हैं पॉपुलेशन में। तो फिर भी रैंक ठीक है। धीरे धीरे इंडिया भी डेवलप कर रहा है, धीरे धीरे क्या, बहुत तेज़ी से। हमारे साथ ही आज़ाद हुआ पाकिस्तान, आज क्या है? सिर्फ आतंकवाद है। ठीक, और जो वहाँ की आर्मी है, जो भी फंडिंग आती है यूनिसेफ से, यूएन से, अमेरिका से, वो उनके आर्मी जनरल्स अपने जेब में रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा करप्शन वहाँ पे। ये कहना है कि इनको रैंक बहुत अच्छी मिली है तो ये अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कम है, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसीलिए हमें रैंक इतनी अच्छी नहीं मिल पाई है। आइए जान लेते हैं ये किन मानकों पर मापी जाती है। तो ये 3 स्टैंडर्ड्स पे मापी जाती है। कौन कौन सी? अंडर न्यूट्रिशन, मतलब पोषण कैसा है। चाइल्ड मोर्टेलिटी, मतलब बच्चे की जन्म के समय बच्चे की मृत्यु हो जा रही कि नहीं, इसमें मापा जाता है। और चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन, ये 2 टाइप का होता है। ठीक है, इन मानकों के आधार पे मापी जाती है। 2023 में इंडिया की रैंक क्या थी? तो 111 थी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 2019 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स से आ चुका है पीसीएस में, आप जाके देखना। ठीक, 2019 में आया था कि 20 में, लेकिन ये आया ज़रूर है ये क्वेश्चन, इसको आप देखना ज़रूर। ठीक है, हमने देखिए इसको भी पढ़ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मिल्टन तूफान आया, इसने किस देश को प्रभावित किया है? तो इसने प्रभावित किया है यूएसए को। यूएसए में जब इसने हिट किया तो यूएसए के किस क्षेत्र को हिट किया? तो फ्रेंड्स, यूएसए के पूर्वी क्षेत्र को, यानी इस हिस्से को। अब ये आया कहाँ पे है? तो आइए मैप के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ये क्या है? ये विश्व का मैप है। ठीक, स्पेशली हमने इसको अटलांटिक ओशन, ये अटलांटिक ओशन है। एक मिनट, देखिए ये अटलांटिक ओशन है, इसको कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक यानी उत्तरी अटलांटिक। और ये जो भूमध्य रेखा है ना, इसके नीचे आ जाता है साउथ अटलांटिक। ठीक, साउथ अटलांटिक। अब देखिए इसी जगह पे इसने हिट किया है अमेरिका को। ये अमेरिका है, ये ऊपर कनाडा है। ठीक है,
ये कनाडा वाला, ये अमेरिका वाला हिस्सा है फ्रेंड्स, इसी जगह इसने हिट किया है, पूर्वी तट पे हिट किया है अमेरिका को। और ये पूरा, और जो विश्व का सबसे ज़्यादा ट्रेड वाला समुद्री रूट है वो यही है, उत्तरी अटलांटिक। क्योंकि देखिए सीधा अमेरिका को यूरोप से जोड़ रहा है, सीधा अमेरिका को अफ्रीका से जोड़ रहा है। ये देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप है ना, मिस्र अफ्रीका में आता है। और ये देखिए यूक्रेन, ये तो आप सभी परिचित होंगे, कहाँ आता है, यूरोप का एक देश है। तो ये सीधा अफ्रीका और यूरोप को जोड़ता है, अमेरिका कनाडा मेक्सिको से। और इधर नीचे दक्षिण अमेरिका है, उससे भी जोड़ता है। इसीलिए बहुत ही बिजिएस्ट रूट है ये ट्रेड के मामले में, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हाल ही में साहित्य का नोबेल अवार्ड प्रदान किया गया, हाल ही में साहित्य का नोबेल अवार्ड प्रदान किया गया 2024 वाला, किसे दिया गया है? तो ये हान कांग नाम की एक महिला लेखक हैं। कहाँ की हैं? तो दक्षिण कोरिया की हैं, दक्षिण कोरियाई लेखक हैं। क्या नाम है? हान कांग। अब जान लेते हैं इंडिया के बारे में कि पहले भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल अवार्ड मिला। ठीक, तो पहले भारतीय थे जिनको नोबेल अवार्ड मिला था रविंद्रनाथ टैगोर सर। रविंद्रनाथ टैगोर जी कब मिला था? 1913 में मिला था। किसके लिए मिला था? तो गीतांजलि के लिए मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में, इनकी बुक गीतांजलि के लिए, उपन्यास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में शांति का नोबेल अवार्ड वितरित किया गया, किसको वितरित किया गया? तो ये निहोन हिंडाक्यो संगठन को, निहोन हिंडाक्यो हम लिख दे रहे हैं क्योंकि वहाँ पे साफ नहीं लिख रहा है, हिंडाक्यो। ये कहाँ की संस्था है फ्रेंड्स? ये जापान की है। अब ये इनको क्यों मिला है, इनका काम जान लीजिए। तो देखिए 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, ये 2 डेट्स आपको याद होंगी। हिरोशिमा एंड नागासाकी पे 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिए जाते हैं यूएस के द्वारा। ठीक, बहुत ज़्यादा जान माल की हानि होती है, एक तरीके से पूरा जापान तबाह हो जाता है। इसके बाद जापान सरेंडर कर देता है। तब से लेके अब तक जितने भी न्यूक्लियर बॉम्ब से क्षतिग्रस्त हुए लोग हैं, या जो पीढ़ियाँ, जनरेशन अभी भी न्यूक्लियर अटैक का मार झेल रही हैं, उनके उद्धार का काम करती है ये संस्था, उनके उद्धार का काम करती है। और विश्व में अब फिर से न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए उसके लिए भरपूर प्रयास करती है कि भैया अब मत करना न्यूक्लियर वॉर, क्योंकि हम झेल चुके हैं और कोई ना झेले। लेकिन डे बाय डे ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते चले जा रहे हैं, ऐसी कंडीशन बनती चली जा रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि न्यूक्लियर वॉर अब यूज़ होगा कि तब यूज़ होगा। फिर खैर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हाल ही में हम सफ़र पॉलिसी जारी की गई, हम सफ़र पॉलिसी। अब ये है क्या फ्रेंड? तो देखिए इसको लॉन्च किसने किया? तो सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इस मंत्रालय के प्रमुख कौन हैं? तो नितिन गडकरी जी हैं, केंद्रीय मंत्री। ठीक, नितिन गडकरी जी हैं। अब ये जो हम सफ़र पॉलिसी है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है कि जो हाईवेज़ हैं, भारत के हाईवेज़, ठीक, उनके किनारे ठीक ऐसी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करना जो एक राहगीर यानी जो एक सफ़र वाला व्यक्ति है उसको मिल सके। जैसे क्या? क्लीन टॉयलेट हो, ठीक, हर 50 या 100 किलोमीटर पे हॉस्पिटल बन जाए, हॉस्पिटल होगा, इसके तहत ये विकसित किया जाएगा। रेस्ट रूम बनाए जाएंगे ताकि मान लीजिए कोई लॉन्ग ड्राइव करके आ रहा है तो उसको रेस्ट मिल सके, तो रेस्ट रूम बनाए जाएंगे, रेस्टोरेंट बनाए जाएंगे, होटल्स बनाए जाएंगे, ताकि एक जो सफ़र करने वाला व्यक्ति है उसको रास्ते में सहूलियत हो सके गाड़ी चलाने में, क्योंकि गाड़ी में आप सो नहीं सकते, आराम भी उतना अच्छा नहीं कर सकते, इसीलिए ये चलाया जा रहा है। देखिए बेसिक सुविधाएं उपलब्ध कराना, बेसिक सुविधाएं में क्या होता है सफ़र में? यही तो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए हाल ही में वो टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष किसे बना दिया गया है? तो किसे बनाया गया है? नोएल टाटा जी को बना दिया गया है। अब ये नोएल टाटा कौन है फ्रेंड्स? तो आइए इनकी इमेज देख लेते हैं। टाटा ट्रस्ट के ये हैं नोएल टाटा, यही हैं। अब इनकी भी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लीजिए। देखिए क्या होता है कि रतन टाटा जी ने तो शादी नहीं की, लेकिन इनके फादर जो थे उनका नाम था नवल टाटा। तो नवल टाटा जी की 2 वाइफ थी, एक तो जिनसे रतन टाटा जी का जन्म हुआ था और दूसरे एक आयरिश महिला थी जिनका नाम था सिमोन टाटा। ठीक, इनकी मदर का नाम है सिमोन टाटा, ये जो है ना इनकी मम्मी का नाम है सिमोन टाटा है।
तो उन्हीं के ये बेटे हैं। इनकी वर्तमान में जो उम्र है वो है फ्रेंड्स 67 ईयर्स, ठीक, 67 ईयर्स है। और इनके और रतन टाटा जी के पिता का नाम है नवल टाटा। अब थोड़ी सी और बैकग्राउंड में हम चले जाते हैं। देखिए थोड़ा सा और हिस्ट्री में, जो इन दोनों ही लोग के जो दादाजी थे उनका नाम था जमशेद जी टाटा। क्या नाम था? जमशेद जी टाटा। जो जमशेद जी टाटा थे उनका जन्म हुआ था 3 मई 1839 को। 3 मई 1839 को इनका जन्म हुआ था, इनके दादाजी का और रतन टाटा जी के दादाजी का। ठीक, कौन थे? तो एक बिजनेसमैन थे, ठीक है। और ऐसा बताया जाता है फ्रेंड्स कि जो जमशेद जी टाटा थे उन्होंने गांधी जी के जो आंदोलन होते थे उसमें फ़ंड भी किया है। मतलब जमशेद टाटा जी की जो कंपनी थी वो गांधी जी के आंदोलनों को फंड करती थी। ठीक, तो बहुत ही पुराना इतिहास रहा है इनका। और ये लोग अगर देखा जाए तो धर्म से पारसी थे, पारसी। ठीक है, आज का हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2024, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2024 में कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उत्तराखंड में, उत्तराखंड में किया जाएगा। ठीक है, तो 37वें नेशनल गेम्स का आयोजन कब हुआ था? नेशनल गेम्स का कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था आपकी छोटे से राज्य गोवा में, गोवा में हुआ था। गोवा भारत का प्रॉपर राज्य कब बना था? तो गोवा भारत का प्रॉपर राज्य 1987 में बना था। हमने गोवा कब प्राप्त किया था? तो हमको गोवा प्राप्त हुआ था 1961 में। किससे? पुर्तगाल से। किस ऑपरेशन के थ्रू? तो ऑपरेशन पोलो के थ्रू, ऑपरेशन विजय के थ्रू, ऑपरेशन विजय के थ्रू हमको गोवा राज्य प्राप्त हुआ था। ठीक है, और ये जो राष्ट्रीय खेल है ना, इनकी शुरुआत कब से मानी जाती है? तो इनकी शुरुआत मानी जाती है 1924 से। और पहला जो राष्ट्रीय खेल हुआ था वो कहाँ पे खेला गया था? तो लाहौर में खेला गया था। यानी उस समय तो इंडिया अनडिवाइडेड था, तो लाहौर में पहला राष्ट्रीय गेम हुआ था। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का करंट अफेयर का लेक्चर पसंद आया होगा। यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी लाइक और शेयर तो कर ही दीजिएगा। धन्यवाद।